वो लोग वीडियो देख रहे थे और उस वीडियो में दिखाई दे रहा था कि कितने बाउंसर लगातार उस स्टूडियो के अंदर फैल गए थे। अब क्या करेंगे वो बाउंसर? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द साइलेंट मिलियनेयर के साथ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 14। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। सभी दोस्तों के नाम वीडियो के एंड में लिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उन बाउंसर्स के बीच एक बहुत ही पावरफुल और प्रोफेशनल लड़की बाहर आई। ये नित्या थी। डायरेक्टर नकुल, जो अपनी कुर्सी पर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, उसको देखते ही घबरा कर खड़ा हो गया। नकुल ने चिल्लाकर कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग कौन हो? मेरे सेट पर हथियार कैसे लेकर आए? तभी नित्या बिना किसी डर के सीधे नकुल के पास गई। उसने अपना आईडी कार्ड दिखाकर कहा, मैं नित्या हूँ, चीफ सेक्रेटरी टू मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री, नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द अग्निहोत्री एम्पायर। अग्निहोत्री का नाम सुनते ही नकुल के पसीने छूट गए। उसने घबरा कर कहा, अग्निहोत्री, लेकिन उनका यहाँ क्या काम? तभी नित्या ने अपने फाइल खोली और बहुत ही धीमी आवाज में नकुल से बात शुरू की, ताकि वहां खड़ा कोई भी इंसान उसकी बात ना सुन सके। उसने धीरे से कहा, नकुल जी, आपकी फिल्म की जो मेन लीड है, मिस मीरा, वो कोई आम लड़की नहीं है। वो मिस्टर अग्निहोत्री की होने वाली वाइफ है। और आज वो सेट पर इसलिए नहीं आई क्योंकि वो फैमिली लीव पर है। नित्या की यह धमकी लेकिन बड़ी खौफनाक आवाज में सुनकर नकुल की आंखें चौड़ी हो गई। उसके माथे पर अचानक पसीने की बूंदें आ गई। उसके हाथ से स्क्रिप्ट नीचे गिरते गिरते बची। जिस अग्निहोत्री अंपायर के नाम से पूरा मुंबई शहर और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां कांपती थी, उस परिवार की होने वाली बहू उसके सेट पर एक मामूली न्यू मेकर की तरह आई थी। और उससे भी भयानक बात यह थी कि कल उसके ही सेट पर कुछ दो कौड़ी की लड़कियों ने उस महारानी पर हाथ उठा दिया था। नकुल ने हकला कर कहा, मैम, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था। मैं मिस्टर अग्निहोत्री से माफी मांग लूंगा। मैं तभी नित्या ने अपनी फाइल बंद करके बहुत ही सख्त हिदायत देकर कहा, रुकिए, मेरे बॉस मिस्टर अर्जुन का एक बहुत ही स्पष्ट और कड़क ऑर्डर है। मीरा मैम की ये सच्चाई इस स्टूडियो से बाहर या अंदर किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, यहाँ तक कि उस कास्टिंग डायरेक्टर नीमराज शाह को भी नहीं। मीरा मैम अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहती है। उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। नित्या ने नकुल की आंखों में घूर कर आगे कहा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेट पर दोबारा कोई भी इंसान मेरा मैम की तरफ आंख उठाकर न देखे। अगर ऐसा हुआ तो ये स्टूडियो कल सुबह तक का सूरज नहीं देख पाएगा। आप उन्हें एक आम एड्रेस एक्ट्रेस की तरह ही एड्रेस करें, ट्रीट करेंगे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी और इज्जत की जिम्मेदारी अब आपकी है। आगे से नकुल ने रुमाल से अपना पसीना पोंछकर आश्वस्त करके कहा, जी जी बिल्कुल, मैं समझ गया। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, बिल्कुल। ये काम बखूबी से निपटाने के बाद नित्या अपने बाउंसर्स के साथ स्टूडियो से बाहर निकल गई। उसके जाने के कुछ देर बाद हॉल के अंदर सोनाक्षी, कियारा और पूजा भड़क कर नकुल के पास आई। कियारा और पूजा को कल के बर्ताव के लिए फिल्म से निकाल दिया गया था, लेकिन सोनाक्षी अपने स्टार पावर का ध्वंस जमाने के लिए उनके साथ खड़ी थी। सोनाक्षी ने चिल्लाकर कहा, नकुल, ये क्या बदतमीजी है? तुम उन गुंडों को सेट पर बुलाकर मेरी सहेलियों को फिल्म से निकाल रहे हो, और वो भी उस गंवार मीरा के लिए। उसमें ऐसा क्या खास है कि तुम उसे निकालना नहीं चाहते? अगर वो फिल्म में रही तो मैं। तभी आगे से नकुल ने अचानक अपनी आवाज ऊंची करके कहा, तुम क्या सोनाक्षी, ये मेरा सेट है और मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा इस फिल्म की मेन लीड है और वही रहेगी। अगर तुम लोगों को परेशानी है तो दरवाजा खुला है। उसकी बात सुनकर सोनाक्षी सहम गई। सोनाक्षी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक डायरेक्टर उससे इस लहजे में बात कर रहा है। वह नकुल को और खरी खोटी सुनाने ही वाली थी। अचानक उसके अपने पापा की कल रात की खौफनाक कॉल याद आ गई थी। उन्होंने कल उन्हें सख्ती से कहा था, सोनाक्षी, अगर तूने उस मीरा नाम की लड़की के आसपास भी भटकने की कोशिश की तो मैं तुझे अपने घर और अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तूने अनजाने में मौत को दावत दे दी है, उसे दूर रहना। अपने पिता की उस दहशत भरी वार्निंग को याद करके सोनाक्षी ने अपने होंठ भींच लिए। उसका अहंकार अंदर ही अंदर उसे जला रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उस फटीसर सी दिखने वाली लड़की मीरा के पीछे ऐसी कौन सी ताकत खड़ी है जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को झुका रही है। वह गुस्से में पैर पटक कर वहां से चली गई। वहीं उधर अग्निहोत्री एस्टेट की खूबसूरत वादियों में अर्जुन और मीरा की खूबसूरत सुबह बहुत ही सुकून भरी थी।
शालिनी माँ और नीरज अग्निहोत्री ने उन दोनों को रात भर के लिए अपने पास ही रोक लिया था। 22 साल बाद अपने बेटे को पाकर शालिनी उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती थी। मीरा को भी शालिनी माँ की अपनी एक आंख में नई माँ मिल गई। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद अर्जुन और मीरा ने उनसे विदा ली। अपने अपने काम के लिए निकल पड़े। अर्जुन की गाड़ी सबसे पहले मनराज ड्रीम्स स्टूडियो के बाहर रुकी। तभी अर्जुन ने मीरा का हाथ चूम कर कहा, जाओ मेरी सुपरस्टार, आज का दिन तुम्हारा है और हाँ, डरना मत। मैंने तुम्हारे आसपास अपने सबसे बेहतरीन शैडो गार्ड्स लगाए हैं। वो किसी को नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर किसी ने तुम पर उंगली भी उठाई तो वो उसका हाथ ही काट देंगे। उसकी बात सुनकर मीरा मुस्कुराई। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे रक्षक हो, लेकिन आज मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये कहकर मीरा ने कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी से बाहर कदम रखा और स्टूडियो के अंदर चली गई। उसे सुरक्षित ज्यादा देखकर अर्जुन ने अपनी गाड़ी वापस मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ दी। अर्जुन ने अपनी कार को कॉलेज से थोड़ा दूर पार्क किया और अपनी उसी मिडिल क्लास लड़के वाली इमेज को बरकरार रख कर अपनी घिसी हुई जीन्स और चेक शर्ट में पैदल ही कॉलेज के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिमाग इस वक्त बड़ा ही सिंघानिया और देशमुख को आने वाली चालों पर फोकस कर रहा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। तेज कदमों से गेट के अंदर दाखिल हो रहा था। तभी धड़ाम, किसी के साथ उसकी बहुत जोरदार टक्कर हुई। अर्जुन का बैलेंस तो नहीं बिगड़ा, लेकिन सामने वाला इंसान टकराकर पीछे की तरफ लड़खड़ाया और उसके हाथ में पकड़ी किताबें, फाइलें जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने ठट से कहा, आई एम सॉरी, और सामने वाले को गिरने से बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही अर्जुन ने अपनी नजरें उठाई, वो एक पल के लिए वहीं बुत बनकर खड़ा हो गया। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी त्वचा किसी ताजे खिले हुए गुलाब की तरह दमक रही थी। बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें, जिनमें से एक अजीब सी मासूमियत और आजादी थी। उसने एक बहुत ही ट्रेंडी लेकिन डिसेंट सा जंप सूट पहना था। उसके बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। ये लड़की शायद इस कॉलेज में नई आई थी, क्योंकि अर्जुन ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन उसे देखकर बस देखता ही रह गया। ये कोई प्यार वाली नजर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर किसी की सुंदरता को देखकर अचानक होने वाली हैरानी थी। लेकिन इस खामोशी को उस लड़की के साथ खड़ी उस फ्रेंड ने बहुत ही तीखी आवाज में तोड़ दिया। उस लड़की को फ्रेंड ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक उसके साधारण कपड़ों में घूर कर बड़े बेतमीजी से चिल्ला कर कहा, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? तुम्हारे जैसे फटीचर लोग पता नहीं कहाँ ध्यान रख कर चलते हैं। अगर मेरी फ्रेंड को कुछ हो जाता तो? उसकी उस तेज और कर्कश आवाज ने अर्जुन को उसके ख्यालों से बाहर निकाला। उसे उसका लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन गलती उसकी भी थी, क्योंकि वो ध्यान कहीं और लगाए चल रहा था। इसलिए अर्जुन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। उसने नीचे झुककर उन किताबों को उठाना शुरू किया। तभी उस नई लड़की ने अपना दोस्त का हाथ झटक दिया और उसे डांट कर कहा, ज्योति, ये कैसी लैंग्वेज है? शट अप। गलती हमारी भी थी, हम भी तो बातें करते हुए चल रहे थे। फिर वो लड़की खुद नीचे झुकी और अर्जुन के साथ अपनी किताबें उठाने लगी। उसने मुस्कुराकर अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, सॉरी, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। उसका नेचर थोड़ा हाइपर है। उस लड़की की आवाज में एक ऐसी मिठास और बेबाकी थी जो किसी को भी इम्प्रेस कर दे। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने किताबें उठाकर उसके हाथ में थमाकर हल्की सी स्माइल देकर कहा, इट्स ओके, मेरा ही ध्यान कहीं और था। इसके बाद वो लड़की खड़ी हुई। उसने अपना हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाकर कहा, हाय, मेरा नाम हिमांशी है। मैं इस कॉलेज में नई हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सेकंड ईयर में माइग्रेट होकर आई हूँ। हिमांशी बहुत ही हंसमुख और चुलबुली स्वभाव की लड़की थी। उसने जब अर्जुन को देखा तो उसे अर्जुन की उन गहरी आंखें और उसकी सिंपल पर्सनैलिटी में कुछ दिखा, जो उसने मुंबई के अमीर और दिखावेबाज लड़कों में कभी नहीं दिखा। पहले ही नजर में हिमांशी के दिल में इस सीधे साधे दिखने वाले लड़के के लिए क्रश ने जन्म ले लिया था। उसे अर्जुन का वो संकोची अंदाज बड़ा प्यारा लगा था। अर्जुन ने भी इज्जत से उसे हाथ मिलाया, मुस्कुरा कर कहा, वेलकम टू मुंबई यूनिवर्सिटी हिमांशी। मेरा नाम अर्जुन है और इत्तेफाक से मैं भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सेकंड ईयर में हूँ। उसकी बात सुनकर हिमांशी की आंखों में चमक आ गई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या तुम्हें हमें हमारी क्लास दिखा सकते हो? आगे से अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, श्योर, मैं वहीं जा रहा हूँ।
ये कहकर वो तीनों क्लास की तरफ कॉरिडोर में चलने लगे। आगे अर्जुन चल रहा था, हिमांशी और ज्योति उसके ठीक पीछे। हिमांशी बार बार अर्जुन को देख रही थी, लेकिन ज्योति अर्जुन के जूते और कपड़ों को देखकर मुंह बना रही थी। वो लोग कॉलेज के एक ओपन कॉरिडोर से गुजर रहे थे, जहां से बाहर की मेन रोड साफ दिखाई देती थी। तभी बाहर सड़क पर एक चमचमाती हुई लाल रंग की फरारी भारी इंजन की दहाड़ के साथ तेजी से गुजरी। उस फरारी को देखकर अर्जुन को अचानक कुछ याद आया। उसने खुद से कहा, शिट, मेरी फरारी। अर्जुन ने कुछ महीने पहले इटली की फरारी कंपनी से अपना एक लिमिटेड एडिशन मॉडल कस्टम ऑर्डर करवाया था। उसका डीलर उसे पिछले कई हफ्तों से डिलीवरी के लिए टाल रहा था, और उसके आने के दुश्मनों को देखने के बाद अर्जुन को एक फास्ट और सिक्योर गाड़ी की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने बिना सोचे समझे अपने जेब से फोन निकाला और अपने डीलर को मैनेजर मिस्टर डिसूजा को कॉल मिला दिया। अर्जुन ने अपने उसी बॉस वाले कड़क अंदाज में बात शुरू करके कहा, हेलो मिस्टर डिसूजा, अर्जुन अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। वो ये पूरी तरह से भूल गया था कि हिमांशी और ज्योति ठीक उसके पीछे चल रही है। अभी फोन के उस पार से डिसूजा की डरपोक आवाज आई, जी सर, गुड मॉर्निंग। इधर से अर्जुन ने झिझकी देकर कहा, मेरी कार का क्या हुआ? मैंने फरारी का जो एडिशन बुक करवाया था, मुझे अब तक डिलीवरी मिल जानी चाहिए थी। तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? आगे से डिसूजा ने हकला कर कहा, सर माफी चाहूंगा, वो कार सीधे इटली से इंपोर्ट हो रही है। कस्टम क्लियरेंस और पेपर वर्क में थोड़ा समय लग रहा है सर। आपकी गाड़ी आने में कम से कम 1 महीना और लगेगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने चौंक कर कहा, 1 महीना? अर्जुन अचानक रुक गया। उसकी आवाज में अब गुस्सा था। उसने गुस्से में कहा, मिस्टर डिसूजा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। मुझे वो गाड़ी हर हाल में चाहिए। दूसरी तरफ से मिस्टर डिसूजा ने कहा, लेकिन सर, 1 महीने से पहले मुमकिन ही नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने अपनी आंख सिकोड़ी और बड़ी लापरवाही से एक ऐसा डायलॉग मारा जिससे पीछे खड़ी हिमांशु और ज्योति दोनों के होश उड़ गए। अर्जुन ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, सुनो डिसूजा, चाहे कंपनी वालों से 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले लो, मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फरारी अगले 2 दिन के अंदर मेरे विला के पोर्च में खड़ी होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे डीलरशिप का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। ये कहकर अर्जुन ने कॉल काट दिया और फोन जेब में डाल लिया। उसकी बातचीत सुनकर उसके पीछे खड़ी ज्योति कुछ सेकंड के लिए तो सुन रह गई, लेकिन फिर वो जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंज लगी। ज्योति ने अर्जुन की तरफ एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और तिरस्कार भरी उंगली उठाकर कहा, ओ माय गॉड हिमांशी, तूने सुना है क्या कह रहा था? 1 करोड़ एक्स्ट्रा ले लो, फरारी। अरे शक्ल देखिए अपनी, शर्ट के कॉलर घिसे हैं, जूते पुरानी कंपनी के हैं, बात कर रहा है फरारी की। अरे इसके फटीचर लोग तो फरारी का टायर भी नहीं खरीद सकते, और ये डीलर को धमका रहा है। ये लड़का तो पक्का कोई मेंटल केस है, या फिर लड़कियों के सामने हवाबाजी कर रहा है। ज्योति का ये मजाक सुनकर अर्जुन ने पलट कर उसे देखा। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे ज्योति की बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। उसे अपनी सफाई देने की कोई जरूरत भी महसूस नहीं हुई, लेकिन हिमांशी को ज्योति की यह बात बुरी लगी। उसे लगा कि अर्जुन शायद अपनी कोई फैंटेसी जी रहा है या कोई रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इस तरह किसी का सरेआम मजाक उड़ाना हिमांशी के उसूलों के खिलाफ था। और वैसे भी वो अर्जुन के इस सीधे साधे रूप पर दिल हार बैठी थी। इसलिए हिमांशी ने अपने दोस्त को जोर से डांट कर चुप करवा कर कहा, ज्योति बस करो, तुम किसी को इस तरह जज करने की क्यों हिम्मत कर रही हो? तुम हर बात में पैसों को क्यों लेकर आती हो? इट्स नॉट फनी। उसकी बात सुनकर ज्योति मुंह फुलाकर साइड में खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, तू तो हर फटीचर पर दया खाने लगती है। तभी हिमांशी ने ज्योति को इग्नोर किया और अर्जुन की तरफ मुड़कर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई थी। उसने माफी मांगकर कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी अर्जुन, प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना। ये मुंबई की है ना, इसलिए इसे हर चीज ब्रांडेड देखने की आदत हो गई। मुझे तुम्हारा ये साधारण और सिंपल नेचर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हिमांशु की आंखों में अब अर्जुन के लिए सिर्फ क्रश नहीं था, वो मन ही मन चाहने लगी थी कि यह लड़का उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। उसे अर्जुन की गरीबी या सादगी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे उस चीज अर्जुन को भी आकर्षक बना रही थी। अर्जुन ने हिमांशु का ये साफ दिल देखा तो उसे सच में वो लड़की अच्छी लगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं हिमांशी, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ देता हूँ।
अर्जुन उन दोनों को लेकर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। क्लासरूम के बाहर उसके तीन जिगरी दोस्त कपिल, आहन और समीर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन को देखते ही वो तीनों खुश हो गए। समीर ने आगे बढ़कर अर्जुन से हाथ मिलाकर कहा, अरे भाई, आ गया तुम। यार, कल जो कपिल कुछ बोलने ही वाला था। अर्जुन ने उसे आंखों में इशारा करके चुप रहने को इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि हिमांशिया कॉलेज में किसी को भी सिंघानिया के साथ उसकी खूनी जंग के बारे में पता चले। तभी आहान की नजर अर्जुन के पीछे खड़ी उस बड़ी खूबसूरत लड़की हिमांशी पर पड़ी। आहान ने शरारती अंदाज में पूछा, ओहो, ओहो भाई, ये कौन है, नई स्टूडेंट? आगे से अर्जुन ने मुस्कुराकर उसके बात का जवाब देकर कहा, हाँ, ये हिमांशी है, दिल्ली से यहाँ माइग्रेट होकर आई है, हमारे ही क्लास में है, और ये है इसकी फ्रेंड ज्योति। तभी हिमांशी ने आगे बढ़कर बहुत ही कॉन्फिडेंस और स्माइल के साथ सबसे हाथ मिलाकर अपना इंट्रो देकर कहा, हाय गाइस, मैं हिमांशी हूँ, उम्मीद है कि हम सब अच्छे दोस्त बनेंगे। कपिल, आहान और समीर को हिमांशी का ये फ्रेंडली नेचर बड़ा पसंद आया। वहीं ज्योति अभी भी इतना एटीट्यूड दिखा रही थी, लेकिन बाकी सबने उसे इग्नोर कर दिया। तभी समीर ने कहा, वेलकम टू मुंबई हिमांशी, तुम्हें यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो, बस हमारे इस अर्जुन भाई को बता देना। ये देखने में सीधा लगता है, लेकिन ये इस कॉलेज का हीरो है। उसकी बात सुनकर हिमांशी ने अर्जुन की तरफ देखा और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता है ये मुझे बहुत स्पेशल लगे। हिमांशी की इस बात से एक हल्का सा हिंट था, जिसे अर्जुन के दोस्तों ने तो पकड़ लिया था, लेकिन अर्जुन, जिसका दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ मीरा के लिए भरा हुआ था, वो इस हिंट को बिल्कुल नहीं समझ पाया। उसे लगा कि हिमांशी बस एक अच्छी और फ्रेंडली लड़की है। वहीं वो हिमांशी के इरादों से बिल्कुल अनजान था और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के ख्वाब वो बुनने लगी थी। तभी क्लास की बेल बजी। बेल सुनते ही अर्जुन ने कहा, चलो, प्रोफेसर आ गए होंगे। ये सब मिलकर क्लासरूम के अंदर चले गए। अर्जुन सबसे पीछे वाली अपनी रेगुलर सीट पर जाकर बैठ गया। हिमांशी में चालाकी से ज्योति को दूसरी सीट पर बैठा दिया और खुद जाकर अर्जुन के बिल्कुल बगल वाली सीट पर बैठ गई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और एक हल्की स्माइल दी, फिर अपना बैग खोलकर नोट्स निकालने लगा। क्लास शुरू हो गई। प्रोफेसर लेक्चर देने लगे, लेकिन हिमांशी का पूरा ध्यान सिर्फ अर्जुन पर था। वो कनखियों से बार बार अर्जुन के चेहरे, उसके उलझे हुए बाल और उसकी गहरी आंखों को देख रही थी। हिमांशी ने मन ही मन में सोचा, तुम मेरे होगे अर्जुन, भले ही तुम एक साधारण लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम डिजर्व करते हो। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। क्लासरूम के अंदर प्रोफेसर का लेक्चर चल रहा था, लेकिन हिमांशी का दिमाग और नजर सिर्फ अर्जुन पर केंद्रित थी। हिमांशी ने अपने आप से वादा किया। उसे अर्जुन के सादगी, उसकी वो पुरानी शर्ट और उसका शांत स्वभाव इतना भा गया था कि वो किसी भी कीमत पर उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। अर्जुन इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। उसका पूरा ध्यान प्रोफेसर द्वारा समझाए जा रहे मैक्रो इकोनॉमिक्स का ग्राफ पर था। कुछ देर बाद क्लास की बेल बजी। प्रोफेसर ने अपनी किताबें समेटी और क्लासरूम से बाहर निकल गई। स्टूडेंट्स में चहल पहल शुरू हो गई। कपिल, अहान, समीर किसी काम से कैंटीन की तरफ निकल गए और अर्जुन अपना बैग पैक करने लगा। यह वही मौका था जिसका हिमांशी इंतजार कर रही थी। उसने अपनी कुर्सी को अर्जुन की कुर्सी से थोड़ा और करीब खिसकाया। हिमांशी ने एक बड़ी मीठी और आकर्षक मुस्कान के साथ बातचीत शुरू करके कहा, सो अर्जुन, तुम्हें मुंबई में रहते हुए कितना टाइम हो गया? आगे से अर्जुन ने अपनी किताबें बैग में डालकर सहजता से जवाब देकर कहा, काफी टाइम हो गया हिमांशी, मुंबई अब मेरा घर बन चुका है। हिमांशी ने अपने बालों की एक लट को उंगली में लपेटकर बातों ही बातों में बड़ी चालाकी से अपना असली तीर फेंक कर कहा, दैट्स नाइस। वैसे अर्जुन, क्या तुम सिंगल हो या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यह सवाल सुनकर अचानक अर्जुन के हाथ से एक पल उसके हाथ रुक गए। उसने बैग की जिप बंद की और थोड़ा हैरानी से हिमांशी की तरफ देखा। कॉलेज में लड़कियां आमतौर पर इतनी जल्दी और इतने सीधे तौर पर सवाल नहीं पूछती थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर तुरंत ही एक प्यारी मुस्कान और सुकून भरी मुस्कान आ गई, जो हमेशा मीरा का नाम लेने और उसके चेहरे पर आ जाती थी। उसने बड़े ही गर्व और स्पष्टता से जवाब दिया, नहीं हिमांशी, मैं सिंगल नहीं हूँ। मेरी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम मीरा है। मीरा का नाम सुनते ही हिमांशी के चेहरे की वो चमक अचानक फीकी पड़ गई। उसने मुस्कान थोड़ी सी सिकुड़ गई और दिल में निराशा की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा कि अर्जुन जैसा सीधा साधा लड़का पक्का सिंगल होगा। ओह, हिमांशी के मुंह से बस इतना निकला। उसने अपनी निराशा को छुपाने की कोशिश की,
लेकिन अर्जुन की तेज नजरों से उसके चेहरे के बदलते भावों को पकड़ लिया। इसलिए अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? वैसे तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही थी? हिमांशी ने कुछ सेकंड के लिए अर्जुन की गहरी आंखों में देखा। दिल्ली की लड़कियां अपनी बेबाकी लिए जानी जाती थी, और हिमांशी भी उनमें से एक थी। उसने तय किया कि वो अपनी भावनाएं नहीं छुपाएगी। उसने एक हल्की सी लेकिन निराश भरी सांस छोड़कर कहा, कुछ नहीं यार, वो सच कहूं तो मुझे तुम्हें देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तुम्हारी वो सादगी और तुम्हारा वो दूसरों की इज्जत करने वाला नेचर मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि सीधा ही पूछ लूं। अगर तुम सिंगल होते ना अर्जुन, तो कसम से मैं तुम्हें अभी इसी वक्त प्रपोज कर देती। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन पूरी तरह से सन्न रह गया। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए काम करना बंद कर गया। एक लड़के जिससे वो महज 1 घंटे पहले टकराया था, वो सीधे उसे प्रपोज करने की बात कह रही थी। अर्जुन ने हिमांशी के चेहरे के गौर से देखा। वो बड़ी सीरियस लग रही थी, लेकिन अर्जुन का दिमाग इस बात को हकीकत मानने को तैयार नहीं था। भला कौन सी लड़की किसी अनजान फटे पुराने कपड़े पहनने वाले लड़के की पहली नजर में ही प्रपोज करने की बात कह सकती है? लेकिन फिर उसे लगा कि हिमांशी दिल्ली की है, शायद उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा ही है। वो पक्का उसके साथ कोई प्रैंक या मजाक कर रही है। ये सोचकर अर्जुन जोर से हंस पड़ा। फिर अर्जुन ने अपनी हंसी कंट्रोल करके कहा, ओ, ओ माय गॉड हिमांशी, तुम भी ना, तुम बहुत मजाक करती हो। तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो कमाल की है। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम सीरियस हो। यार, मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के को कौन लड़की पहली नजर में प्रपोज करेगी? अर्जुन ने इसे मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया, लेकिन हिमांशी अंदर ही अंदर जानती थी कि वो कोई मजाक नहीं कर रही थी। फिर भी अर्जुन को हंसता देखकर उसने हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए खुद भी मुस्कुरा दिया। हिमांशी ने एक फीकी सी स्माइल के साथ झूठ बोलकर कहा, हाँ मजाक ही था। लेकिन उसके मन के किसी कोने में वो जिद अभी भी कायम थी। उसने मन ही मन में खुश होकर कहा, तुम इसे मजाक समझ रहे हो अर्जुन, लेकिन मैं इसे हकीकत बनाकर रहूंगी। वो मेरा जो कोई भी है, मैं उसे तुम्हारे इस सीधेपन का फायदा नहीं उठाने दूंगी। इसके बाद क्लास का माहौल हल्का हो गया। कपिल, आहन और समीर भी वापस आ गई। पूरा दिन हंसी मजाक, कैंटीन की गपशप, नोट्स शेयर करने के लिए निकल गया। अर्जुन को हिमांशी का नेचर बड़ा अच्छा लगा। वो एक अच्छी दोस्त बन सकती थी, लेकिन उसे हिमांशी के दिल में पल रही उस गहरी और एक तरफा आशिकी का रत्ती भर भी इल्म नहीं था। शाम के करीब 5 बज चुके थे। कॉलेज की आखिरी क्लास खत्म हो गई थी। अर्जुन ने अपने शाम के करीब 5 बज चुके थे। कॉलेज का आखिरी क्लास खत्म हो गई थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से विदा ली और तेज कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ा। उसका दिल मीरा के पास पहुंचने के लिए बेताब था। आज मीरा की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। आज उसकी पहली फिल्म के शूट का पहला दिन था। अर्जुन ने अपनी पोर्श गाड़ी स्टार्ट की और सीधा मनराज ड्रीम्स स्टूडियो की तरफ निकल पड़ा। मुंबई के ट्रैफिक को चीर कर उसका दिमाग उस दिन उस घटना पर जा रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उस दिन मीरा रोते हुए स्टूडियो से बाहर आई थी। हालांकि उसने नित्या के जरिए पूरे स्टूडियो को सख्त हिदायत भिजवा दी थी, लेकिन फिर भी उसका मन तब तक शांत नहीं हो सकता था जब तक वो मीरा को अपनी आंखों से हंसता हुआ न देख ले। कुछ ही देर में अर्जुन की गाड़ी स्टूडियो के बाहर गेट पर आकर रुकी। उसने देखा कि स्टूडियो के बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे, जो असल में अर्जुन के ही भेजे गए शैडो गार्ड्स थे। इसके 5 मिनट बाद स्टूडियो का दरवाजा खुला। अर्जुन की नजरें दरवाजे पर ही टिकी थी और फिर मीरा बाहर आ गई। मीरा को देखते ही अर्जुन की जान में जान आ गई। आज मीरा के चेहरे पर कोई आंसू, कोई खौफ और कोई उदासी भी नहीं थी। इसके विपरीत उसका चेहरा किसी खिले हुए कमल की तरह दमक रहा था। उसकी आंखों में एक गजब का कॉन्फिडेंस था। उसके होठों पर एक प्यारी सी थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान थी। उसने एक सिंपल सा कुर्ता पहना था और उसके हाथ में अपने स्क्रिप्ट की फाइल उसने पकड़ी थी। तभी अर्जुन अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने मीरा के लिए दरवाजा खोला। मीरा ने अर्जुन को देखा और वो दौड़कर उसके पास आई। उसने बिना किसी परवाह किए अर्जुन को गले लगा लिया। उसके आगे अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को चूम कर पूछा, कैसा रहा मेरी सुपरस्टार का पहला दिन? आगे से मीरा ने खुशी में चहक कर कहा, बहुत बहुत अमेजिंग अर्जुन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सब सच हो रहा है। मीरा की आवाज में एक गजब की एक्साइटमेंट थी। आगे से अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो हमेशा से यकीन था। चलो अब गाड़ी में बैठो, रास्ते में सारी बात बताना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। गाड़ी ने विला नंबर 360 की तरफ अपनी रफ्तार पकड़ ली। एसी की ठंडी हवा और हल्का हल्का बजता
म्यूजिक माहौल को बड़ा रोमांटिक बना रहा था। अर्जुन ने स्टीयरिंग पर हाथ रखकर पूछा, अब बताओ, सब अंदर ठीक था? किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वो डायरेक्टर नकुल और वो सोनाक्षी की चमचियां। उसकी बात सुनकर मीरा हंस पड़ी। उसने हंसकर कहा, हाँ अर्जुन, मुझे नहीं पता तुमने क्या जादू किया, लेकिन आज स्टूडियो का माहौल बिल्कुल अलग था। जब मैं सुबह अंदर गई तो मुझे लगा कि सब मुझे घूरेंगे या ताने मारेंगे, लेकिन जैसे ही मैं सेट पर पहुंची, डायरेक्टर नकुल सर खुद अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग मैम कहा। कैन यू बिलीव इट, वो मुझे मैम कह रहे थे। उसकी बात सुनकर आगे से अर्जुन ने एक शरारती मुस्कान छुपा कर कहा, ओह अच्छा, फिर क्या हुआ? मीरा ने अपनी स्क्रिप्ट को सीने से लगाकर कहा, और तो और, कल जो कियारा और पूजा मुझे गालियां दे रही थी, वो आज सेट पर दिखी ही नहीं। किसी ने बताया कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है। और वो सोनाक्षी, वो आज मेरे सामने से गुजरी। उसने मुझे देखा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि वो डरी हुई सी लग रही थी। सब लोग मेरी बहुत इज्जत कर रहे थे। मीरा ने अर्जुन की तरफ प्यार से, कृतज्ञता भरी नजरों से देखकर कहा, अर्जुन, मुझे पता है ये सब तुमने किया है। तुमने कल कहा था ना कि कोई मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेगा। तुमने अपना वादा निभाया। थैंक यू अर्जुन। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने एक अपना हाथ स्टीयरिंग से हटाया और मीरा का हाथ पर अपने हाथ में लेकर बोला, मैंने कहा था ना मीरा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं ला सकता। लेकिन मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारी एक्टिंग कैसी रही? कैमरे का सामना करने में डर तो नहीं लगा? मीरा का चेहरा गर्व से चमक उठा। उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। जब कैमरा रोल हुआ तो मैं भूल गई कि मैं मीरा हूँ। मैंने अपने पहले ही टेक में इतना परफेक्ट शॉट दिया कि पूरे सेट पर तालियां बजने लगी। नकुल सर ने कहा कि मैं एक नेचुरल बोर्न एक्टर हूँ, और पता है, कल जो लड़की मुझे बचा रही थी, जैस्मिन, आज मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो बहुत प्यारी है। मीरा आज बहुत खुश थी। वहीं अर्जुन को मीरा का इतना खुश देखकर अच्छा लगा, जैसे उसे उसकी दुनिया की सारी दौलत जीत ली हो। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व होता है मीरा। तुम एक दिन इस देश की सबसे बड़ी हीरोइन बनोगी। रास्ते भर मीरा अपने शूट के किस्से, अपने डायलॉग्स और मेकअप रूम्स की बातें अर्जुन को चहक चहक कर बताती रही। अर्जुन बस चुपचाप प्यार से उसे सुनता रहा। शाम ढल चुकी थी जब अर्जुन अपनी पोर्श गोल्डन हाउस सोसाइटी के गेट से अंदर दाखिल हुआ, तो विला नंबर 360 के बाहर हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन अंदर का माहौल बहुत अलग था। जैसे ही अर्जुन और मीरा ने विला का दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि हॉल में सोफे पर मीरा की माँ यशोदा, ताई जी, ताऊ जी बैठे हुए हैं। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत देर से उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। यशोदा तुरंत अपनी जगह से उठी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेसब्री और उत्सुकता थी। यशोदा ने उनके पास आकर पूछा, आ गए बच्चों? आगे से मीरा ने अपनी माँ के माथे के सिलोटे देखकर पूछा, हाँ माँ, बस अभी पहुंचे हैं। आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? तभी ताई जी उठकर पास आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे, सब ठीक है लाडो, हम तो बस इस छोरे का इंतजार कर रहे थे। उनकी बात सुनकर अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। उसने कंफ्यूजन में पूछा, मेरा इंतजार क्यों ताई जी? तभी ताऊ जी, जो सोफे पर बैठे हुए अपनी लाठी पर हाथ रखे थे, उन्होंने अपनी भारी और राजस्थानी लहजे वाली आवाज में कहा, अरे छोरे, तू कल वादा करके गया था ना कि तू कल सुबह तक हमसे बिना बताए अपने माँ बाप से मिलने चला गया। हम तो दिन भर इसी सोच में बैठे रहे कि तेरी उनसे मुलाकात कैसी रही, क्या हुआ वहां, तूने उन्हें हमारे और मीरा के बारे में बताया या नहीं? अब अर्जुन को समझ आया। उस रात डाइनिंग टेबल पर उसने बताया था कि वो 22 साल से अपने माता पिता से नहीं मिला और वो उनसे मिलने जा रहा है। आज जब वो और मेरा लौट कर आए थे तो सीधे कॉलेज और स्टूडियो चले गए, इसलिए बात नहीं हो पाई। आज ये सीधे साधे गांव के लोग इस बात को जानने के लिए बेताब थे कि इतने बड़े करोड़पति खानदान के लोगों ने उनकी मीरा को एक्सेप्ट किया है या नहीं। अर्जुन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखकर कहा, आइए ताऊ जी, माँ जी, सब बैठिए, मैं आपको सब बताता हूँ। अर्जुन ने उन सबको सोफे पर बैठाया और खुद भी उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मीरा अर्जुन के बगल में बैठ गई। पूरा हॉल एकदम शांत था। सबकी नजरें अर्जुन पर थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर
उन सभी को बताना शुरू किया और कहा, ताऊ जी, कल जब मैं अपने घर पहुंचा, जहां मेरे मम्मी पापा रहते हैं, तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे लग रहा था कि जो माँ बाप मुझे 22 साल पहले छोड़ गए थे, क्या वो मुझे पहचानेंगे? क्या वो मुझसे प्यार करेंगे? उसकी बात सुनकर यशोदा माँ की आंखें अभी से छलकने लगी थी। एक माँ होने के नाते वो अर्जुन के दर्द को महसूस कर सकती थी। तभी अर्जुन ने यशोदा की आंखों में देखकर कहा, लेकिन माँ जी, एक का दिल भी एक माँ का दिल भी अब कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता। मेरी माँ ने जैसे ही मुझे देखा, वो सीढ़ियों से दौड़ती हुई आई और मुझे अपने सीने से लगा लिया। वो इतनी जोर से रो रही थी कि मुझे लगा जैसे 22 साल का वो सारा दर्द आज आंसुओं में बह गया। उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी मर्जी नहीं थी। वो मजबूर थी दादाजी के बनाए उस क्रूर नियम के आगे। उन्होंने एक दिन भी मुझे याद किए बिना खाना नहीं खाया था। उसकी बात सुनकर ताई जी ने भावुक होकर अपने पल्लू से अपनी आंखें पोंछकर कहा, हे भगवान, बेचारी तुम्हारी माँ ने कितने दुख सहे होंगे। तभी अर्जुन ने आगे बताकर कहा, मेरे पापा नीरज अग्निहोत्री भी बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है कि मैंने अग्निहोत्री नाम को अपनी मेहनत से इज्जत बचा। उसकी बात सुनते ही ताऊ जी ने अपनी लाठी को जमीन पर हल्के से थपथपा कर कहा, वो तो सब ठीक सा छोरे, तो ये तो तुम्हारा खून का रिश्ता से, पर तूने ये बताया कि तू हमारी मीरा से प्यार करे से। क्या इतने बड़े खानदान के लोग हमारी इस गांव की छोरी को अपनी बहू बनाने के लिए मानेंगे? उन्हें कोई ऐतराज तो ना है? ताऊ जी की आवाज में एक पिता की चिंता झलक रही थी। उन्हें डर था कि कहीं अमीर लोग मीरा का तिरस्कार न कर दे। इस पर मीरा ने अर्जुन के बोलने से पहले ही जवाब देकर कहा, ताऊ जी, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अर्जुन की माँ शालिनी बहुत आपकी और यशोदा माँ की जैसी है। जब अर्जुन ने उन्हें मेरे बारे में बताया और कहा कि मैं उनके घर के होने वाली बहू हूँ, मीरा की आवाज में एक गजब की खुशी और सम्मान था। मीरा भावुक हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गई। उसने आगे कहा, तो उन्होंने उन्होंने मुझे गले लगा लिया ताऊ जी। उन्होंने कहा कि आज से उनकी बहू नहीं, उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं किसी अमीर खानदान के घर में खड़ी हूँ। वो बहुत अच्छे लोग हैं ताऊ जी। उसके बाद सुनकर यशोदा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर भगवान की तरफ देखकर कहा, हे मेरे श्याम, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बच्ची को ऐसा घर और परिवार मिला। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। उन्होंने ये कहा था कि तभी अर्जुन ने कहा, अरे मरने की बात मत करो माँ जी, अभी तो आपको हमारी शादी देखनी है। वहीं ताऊ जी के कठोर चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ताऊ जी ने कहा, वाह हमारे शेर वाह, तूने तो मेरी सारी चिंता खत्म कर दी। अब जब तुम्हारे बड़ों ने हामी भर दी है, तो फिर देरी किस बात की? तुम अपने माँ बाप और दादाजी को बुला ले हमसे मिलने के लिए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ताऊ जी, मैंने पापा से बात कर ली है और वो कल शाम को यहाँ विला में आ रहे हैं, आपसे औपचारिक रूप से मिलने और मीरा का हाथ मांगने के लिए। दादाजी शायद अभी ना आ पाए क्योंकि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, लेकिन मोम डैड कल शाम तक यहाँ होंगे। उसकी बात सुनकर ताई जी खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने खुश होकर कहा, अरे वाह यशोदा, सुन रही है तू? कल समधी समधन आ रहे हैं घर पे। हमें तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो ठहरे इतने बड़े लोग और हम गंवार, हमें सब कुछ बढ़िया करना पड़ेगा। तभी अर्जुन ने हंसकर कहा, अरे आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए। वो बहुत साधारण लोग हैं, उन्हें दिखावा पसंद नहीं। बस उन्हें अपना प्यार दीजिएगा। घर पर एक बार फिर से उत्सव का माहौल बन गया। यशोदा माँ और ताऊ जी कल के मेन्यू और तैयारियों की चर्चा करने लगी। ताऊ जी भी बहुत खुश लग रहे थे। जहां एक तरफ विला नंबर 360 में प्यार और रिश्तों की नींव मजबूत हो रही थी, वहीं मुंबई के दूसरे कोने में देशमुख ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 50वें फ्लोर पर स्थित उस ग्लास कैबिन में मौत और बर्बादी का नक्शा तैयार किया जा रहा था। कैबिन में अंधेरा था और सिर्फ शहर की लाइट्स की रोशनी कांच के पार अंदर आ रही थी। प्रताप देशमुख अपनी लेदर चेयर पर बैठा एक महंगी सिगार का धुआं हवा में छोड़ रहा था। उसके सामने काउच पर सूर्यकांत सिंघानिया बैठा था। सूर्यकांत का चेहरा अभी भी अपनी पोती
ईशानी की कोमा में जाने की वजह से गुस्से से लाल था। सूर्यकांत ने अपनी भारी और गुस्से भरी कांपती आवाज में पूछा, तो क्या हुआ तुम्हारी उस मेडिकल काउंसलिंग वाली चाल का? क्या उस लड़के मीरा का कॉलेज से निकाल दिया गया? आगे से प्रताप देशमुख ने सिगार को एस्ट्रे में बुझाकर एक गहरी और ठंडी सांस लेकर शांति से कहा, नहीं, यह रणविजय अग्निहोत्री का पोता अर्जुन। वो जितना बच्चा दिखता है उसका दिमाग उससे कई गुना तेज चलता है। उसने न सिर्फ मेडिकल काउंसलिंग में हमारे भेजे गए लोगों को सस्पेंड करवा दिया, बल्कि उसने पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी के बोर्ड को खरीद लिया है। वो लड़की मीरा अब उस कॉलेज में किसी रानी की तरह पढ़ रही है। हम कानूनी तरीके से उस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी बात सुनते ही सूर्यकांत अपने जगह से खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे भाड़ में जाए कानून। तुम मुझे कानून और कॉलेज की बातें मत बताओ प्रताप। मेरी बेटी बिस्तर पर एक लाश की तरह पड़ी है। मुझे उस अर्जुन का खून चाहिए। मुझे वो लड़की तड़पती हुई चाहिए। अगर हम कानूनी तरीके से कुछ नहीं कर सकते तो मुंबई के अंडरवर्ल्ड को खोल दूंगा। मैं अर्जुन की गाड़ी में बम रखवा दूंगा। उसकी बात सुनकर प्रताप देशमुख ने अपना हाथ उठाया और सूर्यकांत को शांत रहने का इशारा करके बोला, बैठ जाओ सूर्यकांत। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा उल्टे पड़ते हैं। तुम भूल गए कि अर्जुन के आसपास शैडो गार्ड्स का वो घेरा है जिसे भेदना नामुमकिन है। अगर तुमने उस पर सीधा हमला किया तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को इसी बिल्डिंग में जिंदा जला देगा। ये सुनते ही सूर्यकांत ने गुर्रा कर कहा, तो फिर क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? लेकिन वही प्रताप की आंखों में एक बड़ा खतरनाक और शैतानी चमक आ गई थी। उसने अपने डेस्क पर से एक फाइल उठाई और उसे सूर्यकांत की तरफ सरका दिया। प्रताप ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हम सीधा हमला नहीं करेंगे सूर्यकांत। हम एक ऐसा तीर चलाएंगे जो अर्जुन के सीधे दिल पर जाकर लगेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये तीर किसने चलाया है। सूर्यकांत ने फाइल खोलकर पूछा, क्या है इस फाइल में? आगे से प्रताप ने उसको समझा कर कहा, अर्जुन ने अपने दुश्मनों को तो बहुत अच्छे से कुचल दिया, लेकिन वो भूल गया कि एक इंसान की सबसे कमजोरी उसका अतीत होता है। मैंने अपने खबरी लगा रखे हैं। उस अर्जुन के कॉलेज में एक लड़की है, रिया। वो पहले अर्जुन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन पैसों के लालच में उसने अर्जुन को छोड़ दिया। अब वो वापस अर्जुन की जिंदगी में आने के लिए तड़प रही है। उसकी बात सुनकर सूर्यकांत ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तो एक लालची लड़की हमारा क्या काम करेगी? आगे से प्रताप देशमुख ने हंसकर कहा, वो हमारा बहुत बड़ा काम करेगी सूर्यकांत। इसके अलावा दिल्ली से एक और नई लड़की उसी कॉलेज में आई है, हिमांशी। मेरे आदमी ने बताया कि वो लड़की भी अर्जुन के पीछे पागल हो गई। अर्जुन एक सीधा साधा इंसान है। वो इन लड़कियों की साजिशों को समझना नहीं पाएगा। ये कहकर प्रताप ने अपनी कुर्सी से उठकर कांच की खिड़की के पास जाकर आगे कहा, हम इन दोनों लड़कियों का इस्तेमाल करेंगे। हम इनको लालच और इनको आशिकी की हवा देंगे। हम एक ऐसी गलत फहमी के जाल बुनेंगे कि मीरा खुद अर्जुन से नफरत करने लगेगी। जब अर्जुन का प्यार उसकी वो मीरा उसे छोड़कर जाएगी तब अर्जुन टूट जाएगा। उसका वो फौलादी रूप चकनाचूर हो जाएगा। और जब शेर अंदर से टूट जाता है तब उसका शिकार करना सबसे आसान होता है। ये कहकर सूर्यकांत शैतानी मुस्कान के साथ देशमुख की तरफ देखने लगा। आगे से सूर्यकांत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, तुम सच में एक लोमड़ी हो प्रताप। तो ठीक है, इस खेल को शुरू करो। मुझे उस अर्जुन के आंखों में वो बेबसी देखनी है जो आज मेरी आंखों में है। मुंबई का आसमान एक बार फिर से साजिशों के काले बादलों से घिर गया था। वहीं उधर अर्जुन अपने विला में बैठकर अपने माता पिता के स्वागत की खुशियां मना रहा था। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके कॉलेज की वो छोटी सी गलतफहमी, हिमांशी और उसका लालची अतीत, रिया अब मुंबई के सबसे खतरनाक माफिया के हाथों की कठपुतली बनने वाली थी। अगले दिन सुबह अर्जुन अपनी पोर्श को कॉलेज से थोड़ा दूर खड़ी करके पैदल ही कैंपस की तरफ बढ़ रहा था। आज भी उसने वही पुरानी घिसी हुई नीली जींस और एक सादी सी चेक की शर्ट पहनी थी। उसे यह फटीचर वाला रूप अब एक सुरक्षा कवच जैसा लगने लगा था। वो जानता था कि इस रूप में रहकर वो अपने दुश्मनों की असली नीयत और लोगों के असली चेहरों को पहचान सकता है। जैसे ही वो कॉलेज के मेन गेट के अंदर दाखिल हुआ, सामने से आ रही हिमांशी से उसकी टक्कर फिर हो गई। हिमांशी ने जैसे ही अर्जुन को देखा,
उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ओह अर्जुन। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। तभी अर्जुन ने उसकी आंखों में चिंता को देखकर पूछा, क्या हुआ हिमांशी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आगे से हिमांशी ने इधर उधर देखा। अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे कॉरिडोर में एक शांत कोने में ले गई। उसने गंभीरता से कहा, अर्जुन, अर्जुन, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। कल रात मेरे साथ बहुत बहुत ही अजीब और डरावना किस्सा हुआ। उसकी बात सुनकर अर्जुन के माथे पर सिलवटें आ गई। उसने तुरंत गंभीरता से पूछा, क्या क्या हुआ हिमांशी? साफ साफ बताओ। आगे से हिमांशी ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू करके कहा, कल रात जब मैं अपने घर के पास एक कैफे से निकल रही थी तो मुझे 5-6 आदमियों ने घेर लिया। वो लोग बहुत खतरनाक लग रहे थे। सबने काले कपड़े पहने थे। उन्होंने मुझे रोका और मुझे पैसों का ऑफर दिया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच की और पूछा, पैसों का ऑफर किस लिए? हिमांशी ने घबराकर आगे कहा, वो लोग कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मीरा के बीच गलतफहमी पैदा करनी है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह तुम्हें अपने जाल में फंसा लूं, तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाऊं, ताकि मीरा तुम्हें छोड़कर चली जाए। इसलिए वो मुझे ब्लैंक चेक भी देने की बात कर रहे थे। ये सुनते ही अर्जुन का खून खोलने लगा। वो समझ गया कि प्रताप देशमुख और सूर्यकांत सिंघानिया ने अपनी चाल चल दी। तभी हिमांशी ने दृढ़ता से कहा, लेकिन लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया अर्जुन। मैंने कहा कि मैं ऐसा कोई नीच काम नहीं करूंगी। मेरे मना करते हुए वो लोग अपनी औकात पर आ गए। उन्होंने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उसकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक खौफनाक शैडो आ गई। उसने चिंतित होकर पूछा, फिर क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? आगे से हिमांशी ने एक विनिंग मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं, उन्हें लगा था कि मैं मुंबई में अकेले रहने वाली कोई आम लड़की हूँ। लेकिन मैंने जब उन्हें बताया कि मेरा नाम असली हिमांशी खुराना है और मैं दिल्ली के मशहूर खुराना परिवार की बेटी हूँ, तो उनके पसीने छूट गए। हमारा परिवार अभी अभी अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हुआ है। मेरे पापा के पॉलिटिकल कनेक्शंस इतने तगड़े हैं कि वो लोग खुराना परिवार से दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरा बैकग्राउंड सुनते ही वो लोग पीछे हट गए और वहां से भाग खड़े हुए। ये कहते ही हिमांशी ने गहरी सांस ली। उसे अर्जुन की बहुत चिंता हो रही थी। वो रात भर सोचती रही कि कहीं उन गुंडों ने अर्जुन को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब अर्जुन को अपने सामने सही सलामत देखकर उसको दिल को बड़ा सुकून मिला था। इसके बाद उसने थोड़ा कंफ्यूजन में आगे पूछा, लेकिन अर्जुन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। वो लोग देखने में बहुत पावरफुल लग रहे थे। उनका बात करने का तरीका किसी अंडरवर्ल्ड माफिया जैसा था। तुम्हारी उन लोगों से क्या दुश्मनी है कि वो इस हद तक जा रहे हैं कि तुम पर 24 घंटे नजर लगाए हुए हैं? जिस हिसाब से वो लोग ताकतवर लग रहे थे, वो तुम्हारे जैसे एक मामूली और मिडिल क्लास लड़के को तो सेकंड में मसल सकते थे। फिर वो ये सब साजिश क्यों रच रहे हैं? हिमांशु की आंखों में एक गहरी उलझन पड़ गई थी। हिमांशु ने अर्जुन की आंखों में सीधे देखकर फिर कहा, इससे एक बात तो मैं समझ गई अर्जुन, कि तुम कोई मामूली लड़के तो नहीं हो। तुम जो ये सीधे साधे होने का दिखावा करते हो, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अर्जुन ने हिमांशु की इस बात पर कोई सफाई नहीं दी। वो समझ गया कि हिमांशु बहुत तेज दिमाग की लड़की है। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखकर पूछा, हिमांशी, क्या तुम बता सकती हो कि लोग कौन थे? क्या उन्होंने अपने बॉस का कोई नाम लिया? हिमांशी ने अपनी याददाश्त पर जोर डालकर कहा, हाँ हाँ, वो कुछ नाम तो बता रहे थे लेकिन मुझे पूरा नाम याद नहीं। बस मुझे उस आदमी का सरनेम याद है। वो बार बार किसी सिंघानिया का नाम ले रहे थे। सिंघानिया शब्द सुनते ही अर्जुन के होठों पर एक बहुत ही कुटिल और ठंडी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन में सोचा, हम्म, तो सूर्यकांत सिंघानिया ने अपनी पोती का बदला लेने के लिए घटिया रास्ता चुना। मुझसे सीधा टकराने की औकात नहीं है, इसलिए औरतों का सहारा ले रहा है। अर्जुन ने अपनी मुस्कान छुपाई और हिमांशी के कंधे पर बहुत ही इज्जत से हाथ रखकर कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है हिमांशी। वो लोग बस कुछ प्रॉपर्टी के गुंडे हैं जिनसे मेरे गांव वालों का पुराना विवाद चल रहा है। तुम सुरक्षित हो, मैं भी। तुमने मेरी और मेरा की जिंदगी में जहर घुलने से बचा लिया। थैंक यू सो मच। उसके ये कहने के बाद अर्जुन ने तुरंत अपना फोन निकाला। उसने हिमांशी से थोड़ा साइड होकर नित्या को कॉल लगाया। जैसे ही उधर से नित्या ने फोन उठाया, अर्जुन ने सीधा कहा,
नित्या, सिंघानिया और देशमुख ने अपना काम शुरू कर दिया। वो मीरा और मेरे बीच दरार डालना चाहते हैं। मीरा की सिक्योरिटी को अभी के अभी लेवल 5 पर अपग्रेड कर दो। स्टूडियो के अंदर बाहर रास्ते में हर जगह मुझे शैडो गार्ड्स चाहिए। उसे कोई भी संदिग्ध इंसान अप्रोच न कर पाए। अर्जुन की आवाज बड़ी गंभीर लग रही थी। दूसरी तरफ नित्या ने तुरंत जवाब देकर कहा, यस सर, अभी हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने फोन काट दिया। कॉल कटने के बाद अर्जुन वापस हिमांशी के पास आया। अर्जुन ने दिल से आभार व्यक्त करके उससे कहा, वंस अगेन हिमांशी, थैंक यू सो मच। अगर तुम्हारी जगह किसी भी लालची लड़की को अप्रोच किया गया होता ना, तो शायद वो पैसों के लिए मान जाती। आगे से हिमांशी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं अर्जुन। लेकिन ये कि अगर हिमांशी थोड़ी रुक गई और उसने आगे कहा, अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते ही हो तो तुम मेरी एक मदद कर दो। आगे से अर्जुन ने बिना सोचे तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, मुझे बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। तुमने मेरे रिश्ते को बचाया है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए कुछ भी करूंगा। पैसों की जरूरत है या किसी प्रोटेक्शन की? हिमांशी ने थोड़ा हिचकिचाकर अपनी उंगलियों को आपस में फंसा कर कहा, ओह, पैसे और प्रोटेक्शन की कमी खुराना परिवार में नहीं अर्जुन। बात दरअसल ये है कि अर्जुन, क्या तुम मेरी बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर सकते हो? उसकी ये बात सुनकर अर्जुन एकदम ठिठक गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या बॉयफ्रेंड, वो मैं भी? आगे से हिमांशी ने जल्दी में सफाई देकर कहा, प्लीज अर्जुन, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरा परिवार बहुत रूढ़िवादी है। वो लोग जबरदस्ती मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। वो मेरी शादी किसी और अमीर बिजनेसमैन से करना चाहते हैं। लेकिन मैं भी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर तुम मेरे परिवार के सामने कुछ दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर लो, तो वो लोग मुझे डिस्टर्ब करना छोड़ देंगे। उन्हें लगा कि मैं किसी को और पसंद करती हूँ और वो कुछ देर के लिए चुप हो जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। एक तरफ उसकी जिंदगी में मीरा थी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। दूसरी तरफ ये लड़की थी जिसने अभी अभी एक बहुत बड़ी साजिश से उसे बचा लिया था। अर्जुन ने अपने सीधे साधे दिमाग से सोचा, ओह, ये सिर्फ नाटक ही तो है। हिमांशी ने मेरी मदद की, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी वो खुराना परिवार से है। मुझे बस उनके घर जाकर थोड़ी एक्टिंग करनी है। इससे मेरा को कोई नुकसान नहीं होगा। अर्जुन ने हिमांशी के दिल में छिपी उस एक तरफा आशिकी का कोई अंदाजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि हिमांशी इस नाटक को हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश करने वाली है। इस बात से पूरी तरह से अनजान अर्जुन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी सहमति को जताकर कहा, ठीक है हिमांशी, अगर मेरे एक छोटे से नाटक से तुम्हारी आजादी बच जाती है तो मैं तैयार हूँ। उसकी हाँ पाते ही हिमांशी खुशी से उछल पड़ी। उसने झट से अर्जुन को गले लगा लिया और उसे हक कर लिया। हिमांशी ने खुशी से कहा, थैंक यू अर्जुन, यू आर द बेस्ट। ठीक है, तो फिर कल सुबह तैयार रहना। कल मेरे घर पर एक फैमिली गेट टुगेदर है। दिल्ली से मेरे सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। तुम कल मेरे साथ वहां जाओगे और मेरे दादाजी से मिलोगे। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने थोड़ा असहज हुआ, लेकिन मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों क्लासरूम की तरफ चल पड़े। अर्जुन अपनी पढ़ाई में लग गया, लेकिन हिमांशी का दिमाग कल की तैयारियों में लगा हुआ था। वो कल पूरे खुराना परिवार के सामने अर्जुन को अपना अनाउंस करने वाली थी। इधर जब ये सब हो रहा था, तो उसी वक्त उधर मुंबई यूनिवर्सिटी की शानदार लाइब्रेरी के बाहर एक अलग ही खेल शुरू होने जा रहा था। रिया, जो अर्जुन के हाथों बुरी तरह बेइज्जत होने के बाद ही सुलग रही थी, लाइब्रेरी के बाहर खड़ी अपने नाखूनों को चबा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन के साथ उस अथाह पैसे से कैसे पहुंचे। उसका एक्स बॉयफ्रेंड विकी गायब था। उसके पास अब ऐश करने के लिए कोई पैसे वाला लड़का नहीं बचा था। तभी एक बहुत महंगी मर्सिडीज मैकबे लाइब्रेरी के पास आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से बहुत हैंडसम, स्टाइलिश और अमीर लड़का बाहर निकला। उसने एक इटालियन कट का ब्लेजर पहना था। आंखों पर टॉप फ्रोड और ग्लासेस थे और कलाई पर चमचमाती हुई पैकेट फिलिप घड़ी थी। वो सीधा हुआ रिया के पास और उसकी चाल में गजब का गुरूर था। उस लड़के ने अपने सनग्लासेस उतारकर बहुत ही कातिलाना मुस्कान के साथ रिया से कहा, हाय ब्यूटीफुल, मैं अभिषेक देशमुख हूँ। क्या मैं मुंबई की इस सबसे खूबसूरत लड़की से दोस्ती कर सकता हूँ? रिया ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में उस लड़के की महंगी घड़ी,
डिजाइनर जूते और पीछे खड़ी मर्सिडीज पर टिक गई। रिया के लालची दिमाग ने तुरंत कैलकुलेशन कर ली। उसने मन ही मन सोचा, ये बहुत कोई अमीर और रसूखदार खानदान का लड़का होगा। और फिर रिया का दिमाग ठनका। अभिषेक देशमुख, देशमुख परिवार। रिया को मुंबई के बिजनेस वर्ल्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उसे पता था कि देशमुख ग्रुप मुंबई का दूसरा सबसे बड़ा एम्पायर है, जो सीधा अग्निहोत्री एम्पायर को टक्कर देता है। ये सब सोचकर रिया की आंखों में लालच की एक भयंकर चमक आ गई। उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक बहुत ही मोहक और क्यूट सी स्माइल लाकर कहा, हाय अभिषेक, मैं रिया हूँ, और हाँ, दोस्ती करने में क्या हर्ज है। उसकी बात सुनते ही अभिषेक, जो प्रताप देशमुख का भतीजा था और जिसे प्रताप ने खास तौर पर रिया को फंसाने के लिए भेजा था, उसने मुस्कुराकर रिया के हाथ को चूम कर कहा, तो फिर चलिए आज की इस दोस्ती के नाम नया दिन करते हैं। अभिषेक रिया को अपनी मर्सिडीज में बैठाकर मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में ले गया। उसने वो सब किया जो एक गोल्ड डिगर लड़की को अपने जाल में फंसा करने के लिए काफी होता है। उसने रिया को प्लाडियम मॉल के लाखों रुपए की शॉपिंग कराई, गुची के बैग, प्राडा की ड्रेसेस। रिया तो जैसे खुशी से पागल हो रही थी। उसे लग रहा था कि अर्जुन के हाथ से निकलने के बाद उससे भी बड़ा कोई खजाना मिल गया। शाम को अभिषेक रिया को ताज लैंड्स एंड के एक सी फेसिंग वीआईपी लॉन्ज में ले गया। टेबल पर महंगी शैंपेन्स रखी गई थी। रिया वाइन के नशे में और अभिषेक की दौलत के नशे में पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। रिया ने उसके पास अपना हाथ पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो अभिषेक, मुझ पर इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। उसकी बात सुनकर अभिषेक के चेहरे पर वो रोमांटिक स्माइल अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक बड़ी ठंडी और शैतानी मुस्कान ने ले ली। उसने अपना दिमाग तेजी से चलाया और ग्लास मेज पर रख दिया। रिया की आंखों में सीधा देखकर कहा, रिया, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मैंने तुम पर यह लाखों खर्चा किया है। ये एक इन्वेस्टमेंट है और मुझे इसका रिटर्न चाहिए। आगे से रिया ने घबरा कर पूछा, क्या क्या मतलब, तुम मुझसे क्या चाहते हो। अभिषेक ने थोड़ा झुककर धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रिया। मैं तुम्हें देशमुख खानदान की बहू बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर रिया की आंखें खुशी और अचरज से फटे की फटे रह गई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, शादी, सच में। आगे से अभिषेक ने तुरंत कहा, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें एक काम में मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम वो काम कर दोगी तो मेरी दौलत, मेरा नाम, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मेरे घर वालों को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रिया ने और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहा, कैसा काम बताओ अभिषेक, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रिया ने पैसों के लालच में अंधी होकर तुरंत हाँ कह दिया। तभी अभिषेक ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें तुम्हें मेरे साथ मिलकर अर्जुन अग्निहोत्री को बर्बाद करना होगा। अर्जुन का नाम सुनते ही रिया का शरीर एक पल के लिए सुन पड़ गया, लेकिन फिर उसे वो बेइज्जती याद आ गई जो अर्जुन ने उसे लाइब्रेरी के बाहर दी थी। उसे याद आया कि कैसे अर्जुन ने उसे बिकाऊ और घटिया कहा था। इसलिए रिया ने अपने दांत पीस कर कहा, अर्जुन, वही अर्जुन जो पहले मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। आगे से अभिषेक ने आग में घी डालकर कहा, बिल्कुल, उस अर्जुन ने हमारे देशमुख परिवार का बहुत नुकसान किया। मुझे पता है कि उसने तुम्हारी भी बहुत बेइज्जती की है। उसने तुम्हें छोड़कर वो गांव की गवार मीरा को अपना लिया। क्या तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आता रिया। क्या तुम उस अर्जुन को उसके घुटनों पर नहीं लाना चाहती। रिया, जो खुद भी इस लालची भरी जिंदगी और अपनी इंसल्ट का जिम्मेदार अर्जुन को मानती थी, उसका सारा गुस्सा बाहर आ गया। गुस्से में रिया ने अपने वाइन के गिलास को कसकर पकड़कर कहा, मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ अभिषेक। उसने पूरे कॉलेज में मुझे नीचा दिखाया। मुझे बताओ क्या करना है। मैं उस अर्जुन और उसकी मीरा की जिंदगी में ऐसा जहर घोलूंगी कि दोनों तड़प तड़प कर अलग होंगे। उसकी बात सुनकर अभिषेक मुस्कुराया। उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। प्रताप देशमुख का प्लान काम कर रहा था। इसलिए अभिषेक ने खुशी से अपना गिलास उठाकर कहा, गुड, चीयर्स टू आवर न्यू पार्टनरशिप रिया। अब हम अर्जुन के पतन की कहानी लिखेंगे। इसके बाद उसने अपना प्लान रिया को बताया और रिया भी तुरंत रेडी हो गई। इधर नफरत और साजिशों के इन काले बादलों से बेखबर अर्जुन की जिंदगी में आज एक बहुत खूबसूरत शाम दस्तक दे रही थी।
कॉलेज की क्लासेस खत्म होने के बाद अर्जुन ने सीधे मनराज ड्रीम्स स्टूडियो की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ ली। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसने देखा आज स्टूडियो का माहौल काफी अलग था। कोई भी मीरा की तरफ तिरछी नजर से नहीं देख रहा था। डायरेक्टर नकुल खुद मीरा को बाहर छोड़ने तक आया था। मीरा आज खुश थी। उसकी शूटिंग बहुत अच्छी गई थी। वो हंसती हुई आकर अर्जुन की गाड़ी में बैठ गई। अर्जुन ने प्यार से पूछा, कैसा रहा दिन? आगे से मीरा ने चहक कर कहा, बहुत अच्छा। सब लोग बहुत इज्जत से बात कर रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये वही इंडस्ट्री है जहां लोग कहते हैं कि लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। उसकी बात सुनकर आगे से अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना, अर्जुन नाम का पर्चा जहां लगता है वहां लोग इज्जत करना खुद सीख जाते हैं। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, आज का दिन बहुत बड़ा है। यह कहकर अर्जुन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। दोनों कुछ ही देर में गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी पहुंच गई। विला नंबर 360 के अंदर का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। आज अर्जुन के माता पिता नीरज और शालिनी अग्निहोत्री पहली बार मीरा की माँ यशोदा और उसके ताऊ जी भैरव से मिलने आ रहे थे। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन था। एक तरफ इंडिया के सबसे अमीर परिवार और दूसरी तरफ राजस्थान के एक छोटे से गांव का सीधा साधा परिवार। यशोदा माँ और ताई जी सुबह से ही किचन में लगी हुई थी। आज उन्होंने राजस्थानी और मुंबईया खाने का एक शानदार मिक्स मेन्यू तैयार किया था। ताऊ जी आज अपने सबसे अच्छे और कड़क इस्त्री किए हुए सफेदी राजपूती कुर्ते और सफेद साफे हॉल में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी नर्वसनेस भी थी। उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े करोड़पति लोग पता नहीं कैसे पेश आएंगे। कहीं वे उनके देसी अंदाज का मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तभी अर्जुन और मीरा अंदर आ गए। मीरा तुरंत अपनी माँ के पास किचन में चली गई उनकी मदद करने के लिए। अर्जुन जाकर ताऊ जी के पास बैठ गया। अर्जुन ने मुस्कुरा कर पूछा, ताऊ जी, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? भैरव सिंह ने अपनी मूंछों पर हाथ फेर कर कहा, छोरे, मैं कोई टेंशन में ना सूं। मैं बस सोच रहा हूं कि तेरे वो बड़े बड़े करोड़पति माँ बाप हमारे इस सीधे साधे गांव के रंग ढंग को देखकर क्या सोचेंगे। हम ठहरे किसान लोग और वो माहौल महलों में रहने वाले लोग। उनकी बात सुनते ही अर्जुन ने ताऊ जी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, ताऊ जी, आप भूल रहे हैं, मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूँ। अगर मुझे आपका ये देसी रंग ढंग और आपका ये प्यार इतना पसंद है तो उन्हें क्यों नहीं आएगा। आप देखना, वो आपसे मिलकर इतने खुश होंगे। वो पैसों से अमीर जरूर हैं लेकिन दिल से वो बड़े आपके जैसे ही जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। तभी विला के बाहर दो बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस गाड़ियां रुकने की आवाज आई। जगदीश दौड़कर अंदर आया। उसने अर्जुन को सम्मान भरे स्वर में कहा, सर, नीरज सर और शालिनी मैम आ गए हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। ताऊ जी अपनी लाठी के सहारे खड़े हो गए। यशोदा माँ, ताई जी और मीरा भी हॉल में आ गई। सबकी धड़कनें बिल्कुल तेज थी। तभी दरवाजा खुला और नीरज, अग्निहोत्री, शालिनी अंदर आ गई। उन्होंने कोई बहुत भारी डिजाइनर या दिखावटी कपड़े नहीं पहने थे। नीरज ने एक सिंपल सा खादी का कुर्ता पजामा पहना था। शालिनी ने एक बहुत ही सौम्य सी रेशमी साड़ी। उनको देखते ही अर्जुन आगे बढ़ा और उसने अपने माता पिता के पैर छूकर कहा, आओ पापा, आओ माँ। तभी नीरज अग्निहोत्री की नजर सामने खड़े भैरव सिंह पर पड़ी। आगे से भैरव सिंह ने भी सम्मान के साथ हाथ जोड़ लिए और राजस्थानी अंदाज में कहा, पधारो सा, हमारे घर में आपका स्वागत है। नीरज अग्निहोत्री ने जो किया उसकी उम्मीद वहां मौजूद किसी को नहीं थी। नीरज आगे बढ़े और उन्होंने अपने हाथ जोड़े और भैरव सिंह के बिल्कुल सामने जाकर कहा, भाई साहब, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, उल्टा मुझे आपका सम्मान करना चाहिए। और ये कहकर इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक नीरज अग्निहोत्री ने राजस्थान के एक आम किसान भैरव सिंह के पैर छू लिए। भैरव सिंह हक्के बक्के रह गई। उन्होंने तुरंत नीरज को गले लगा लिया और भावुक होकर कहा, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे समधी हैं। भैरव सिंह की आंखों में इस सम्मान को देखकर आंखें भर गई। उधर शालिनी ने सीधा जाकर यशोदा माँ को गले लगा लिया और कहा, बहन जी, आपने इस दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची को जन्म दिया है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपकी बेटे ने मेरे बेटे का तब साथ दिया जब उसके पास कुछ नहीं था। उसकी बात सुनकर यशोदा माँ के भी आंसू छलक पड़े। उसने भी भावुकता से कहा, कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो
हमारे पिछले जन्म का पुण्य है जो हमें अर्जुन जैसा बेटा मिला। विला का पूरा माहौल एक पल में आंसू, प्यार और सम्मान की एक पवित्र गंगा में नहा गया। यहाँ कोई करोड़पति नहीं था, कोई गरीब किसान नहीं था। यहाँ दो परिवार थे जो अपने बच्चों की खुशी के लिए एक हो रहे थे। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी सोफों पर बैठ गए। नौकरों ने चाय नाश्ता सर्व करना शुरू किया। तभी भैरव सिंह ने अपना गला साफ किया और बहुत ही इज्जत से नीरज की तरफ देखकर कहा, नीरज जी, हम लोग सीधी सादी बात करने वाले इंसान से, हम चाहते हैं कि अर्जुन और मीरा को इस रिश्ते को भगवान का नाम लेकर पक्का कर दिया जावे। अगर आप लोगों की रजामंदी से तो हम कुछ ही दिनों में सगाई का मुहूर्त निकलवा लेंगे। नीरज अग्निहोत्री ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी शालिनी की तरफ देखा और फिर कहा, भैरव भाई साहब, हमें किस बात का ऐतराज होगा, हम तो आज ही शगुन लेकर आए हैं। तभी शालिनी ने अपने पास रखा एक लाल मखमल का डिब्बा खोला। उसमें पुश्तैनी गहने और खानदानी कंगन थे। उन्होंने वो कंगन निकाले और मीरा के पास जाकर उसे पहना कर कहा, ये अग्निहोत्री परिवार के बड़ी बहू के कंगन है मीरा। आज से तुम अग्निहोत्री हो गई हो। तुम अग्निहोत्री घर के लक्ष्मी हो। आगे से मीरा ने शर्माकर शालिनी के पैर छुए। वहीं ये सब देखकर अर्जुन का चेहरा खुशी से दमक उठा। तभी ताऊ जी ने खुशी में ताली बजाकर कहा, तो फिर तय रहा, अगले महीने की कोई शुभ तारीख देखकर हम इन दोनों की सगाई कर देंगे। इसी के साथ पूरा विला में तालियां बज उठी और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। रात का डिनर बड़ा शानदार रहा। नीरज और शालिनी को राजस्थानी खाना बड़ा पसंद आया। उन्होंने ताऊ जी से गांव के किस्से सुने और अपनी बिजनेस की बातें शेयर की। जब रात के 11 बजे नीरज और शालिनी वापस घर जाने के लिए निकले तो दोनों परिवार के दिलों में एक अटूट रिश्ता जुड़ चुका था। उनकी विदा करने के बाद अर्जुन और मीरा बालकनी में खड़े थे। मुंबई की ठंडी हवा चल रही थी। मीरा ने अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा अर्जुन, हमारी सगाई होने वाली है। सब कुछ कितना परफेक्ट हो गया ना। आगे से अर्जुन ने मीरा के हाथ माथे को चूम कर कहा, हाँ मीरा, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। लेकिन अर्जुन ये नहीं जानता था कि कल सुबह जो सूरज उगेगा उसके लिए एक परफेक्ट दिन नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े तूफान की शुरुआत लेकर आएगा। आखिर क्या होने वाला था कल सुबह? क्या होगा अब उनकी जिंदगी का नया मोड़? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द साइलेंट मिलियनेयर के साथ। दोस्तों, अब हम एक बार कल के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। राजेंद्र सिंह जी लिखते हैं, वेरी नाइस सुपर स्टोरी, थैंक यू भाई। अंकित भाई, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। इशफाक शाह, गुड कहानी, नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। जितेंद्र कुमार, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। यशोदा बंदल आई, वेरी नाइस, थैंक यू जी। SDB, नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। दिवेश त्रिपाठी, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, हर रोज आता है जी, थैंक यू सो मच। सूर्य प्रकाश शरण, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। ऑडियो बुक FM, नाइस स्टोरी भाई। हॉरर स्टोरी कब लेकर आ रहे हो? जल्दी लेकर आ रहे हैं जी। MD खुर्शीद शाह, सुपर नाइस स्टोरी, बेलगांव औरंगाबाद बिहार से, थैंक यू जी। मार्तिंग डेका, मून डेका, नाइस, थैंक यू जी। मुस्तकीम खान, बिजनौर उत्तर प्रदेश से, सुपर नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। RKT, अगला एपिसोड ब्रदर हर रोज आता है जी। अनिल नायक, नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है जी। समरजीत पात्रा, प्लीज दादा नेक्स्ट एपिसोड। बुरद्वान दुर्गापुर, थैंक यू जी। राहुल कुमार, नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है जी। पवन कुमार, नाइस स्टोरी जी, थैंक यू सो मच। बाबा बालकनाथ का मंदिर है जी, थैंक यू सो मच पवन भाई। मुनावर अहमद, दिल भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। निसार इन बेंगलोर, थैंक यू सो मच बेंगलोर से। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।